दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, लेकिन उपचुनाव में और लोकसभा चुनाव में दोनों में देखें तो अखिलेश यादव ने वो काम किया है जिसका जिक्र अक्सर बात किया करते थे कांग्रेस, जिसमें प्रियंका गांधी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं करके किया। वहीं पर दूसरा जिसमें बीजेपी ने भी अपनी तरफ से काफी जोर लगाया, क्योंकि आधी आबादी भी एक अच्छी खासी जनसंख्या जो कि वोट अगर डिसाइड कर ले एक तरफ तो उसके वारे न्यारे हो जाए उस पार्टी के। ऐसे में अखिलेश यादव ने क्या किया कि लोकसभा चुनाव में जो समीकरण उन्होंने जाति के रखे उसी तरह से जेंडर के भी रख दिए। महिलाओं को भी अच्छी तादाद में उन्होंने टिकट दिया। अब एक बार फिर से बाय इलेक्शन में 9 सीटों में से 4 सीटें हैं जिसमें उन्होंने महिलाओं को टिकट दिया है। यहाँ पर अगर हम कटहरी सीट से बात करते हैं तो शोभावती वर्मा है, जो कि लालजी वर्मा की पत्नी है, और इरफान सोलंकी की पत्नी है नसीम सोलंकी सीसामऊ से। एक्स एमपी रमेश बिंद की बेटी है ज्योति बिंद मिर्जापुर से, मजमा से बेसिकली। और चारू खैर से लड़ रही है चुनाव, जो कि कांग्रेस की कैंडिडेट है और समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रही है। तो महिलाओं की तादाद यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिल रही है। वहीं पर अखिलेश यादव इकरा हसन को लेकर भी काफी कुछ सोच रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारियां बढ़ाई जाए। उनको सदन में, संसद में अवधेश प्रसाद को जैसे उन्होंने आगे बिठाया वैसे उन्हें प्रथम पंक्ति में बिठाया जाए। उनको और जिम्मेदारियां दी जाए। महाराष्ट्र चुनाव में भी उन्हें अपने साथ ले गए हैं, जहां पर इकरा हसन ने भाषण दिया बड़ी बारिश में और लोगों ने उसकी खूब चर्चा की। ये समीकरण अखिलेश यादव का क्या वाकई में एक अच्छा सही तीर है, या फिर कहानी कुछ और भी हो सकती है? क्योंकि अगर ये सही है तो कांग्रेस बीजेपी इसमें पीछे क्यों रह रही है? बात करते हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारतीय जी से। सर के साथ इस बात को आगे समझेंगे। पॉलिटिक्स के अच्छे बड़े जानकार हैं सर, और अपने लंबे अनुभव से और अपनी निष्पक्षता के चलते कम से कम ये बात उनकी हमेशा सही रही है, जो भी बात उन्होंने जिस पॉलिटिकल पार्टी को ऑब्जर्व करके कही है। सर, यहाँ पर अगर हम अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं तो अखिलेश यादव जो ये कर रहे हैं, ये कितना सटीक तीर है? ऐसा भी तो हो सकता है कभी मिसफायर कर जाए, क्योंकि बाकी पार्टियां भी तो सर्वे कराती हैं और बड़े दिमाग लगाती हैं टिकट देने में। विनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। तो शिफ्ट कर लीजिए इधर उधर, फिर आपके लोगों ने आपकी विंडो इधर कर। अच्छा, हाँ ठीक है। तो विनीता जी, मेरा सिर्फ ये कहना है कि मैं पहले एक अपनी स्वीकारोक्ति कर लूं। मैं अखिलेश यादव का बहुत बड़ा आलोचक था। आलोचक इसलिए था कि वो मैं नेता जानती हूँ विरोधी दल सर, रहे, मैं जानती हूँ सर। मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वो कभी भी अपने घर और इटावा को छोड़ करके कहीं घूमे नहीं। चुनाव के दौरान तो उन्होंने साइकिल यात्रा की या जी। कार यात्रा की, लेकिन जो जनता से संपर्क होना चाहिए, वो इसका मैं आलोचक रहा हूं कि अखिलेश जी का छूट गया। और अखिलेश जी ने अपने आसपास एक सलाहकारों की मंडली बना ली थी, उन्हीं की सलाह वो मानते थे। पर अब मैं देख रहा हूं, खासकर लोकसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के दौरान भी अखिलेश जी ने वो मेहनत नहीं की जो उनको करनी चाहिए थी। लेकिन लोगों ने उनको एक वेपन मान करके जिताया। मैं फिर बार बार दोहरा रहा हूं, अखिलेश जी को जनता ने अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले वेपन माना, सही वेपन माना, और उनको लोकसभा में इतनी सीटें दी, 37 के आसपास सीटें दी, शायद 37 ही दी। मैं ये देख रहा हूं कि शायद उस जीत से या वहां से जो फीडबैक उनके पास आया, अभी अखिलेश यादव का चेहरा बिल्कुल दूसरा है। और ये अखिलेश यादव मुझे इसलिए पसंद है कि अखिलेश यादव देश में जन नेता बनने के रास्ते पर है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने जिस तरीके से ये 10 विधानसभाओं के ऊपर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, और जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस से कहा कि अगर आप नहीं जीत सकते हैं तो आप हमारा साथ दीजिए और आगे हम फिर आपको ज्यादा सीटें देंगे, क्योंकि लोकसभा का आगे चुनाव है फिर 2029 में। अभी हम उत्तर प्रदेश में मोदी जी के जो प्रतिनिधि हैं, योगी आदित्यनाथ को, उनको हराने का हमारे सामने एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। राहुल गांधी ने इसको माना, मैं मान के चलता हूं कि मान लिया, तभी इस तरीके की बातचीत हो रही है। तो अखिलेश जी ने जो धर्म की राजनीति का तोड़ निकाला है, जाति की राजनीति, और सबसे बड़ी चीज, उन्होंने जिस तरीके से, आपने बहुत सही लफ्ज इस्तेमाल किया, जिस तरीके से उन्होंने उस वर्ग को अछूता छोड़ा है
जो वर्ग अब तक समाजवादी पार्टी के साथ नहीं था, मेरा कहना है महिलाओं का, महिलाओं को जिस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया है और खासकर इकरा हसन को जितना वो महत्व दे रहे हैं, वो महाराष्ट्र में भी ले जा रहे हैं और महाराष्ट्र में भी उन्होंने जिस तरीके से सीटें मांगी हैं और आज भी उनके यहाँ की खबर है कि अबू आजमी ने कहा है शरद पवार कि हमको कम से कम 5 सीटें दीजिए, अगर आप नहीं देंगे तो फिर थोड़ी परेशानी होगी। मुझे लगता है शायद शरद पवार या महाविकास आघाड़ी उन्हें 5 सीटें दे देंगी, उन्हें देने में कोई दिक्कत नहीं। अखिलेश यादव उस खून के घूंट को भी पी गए जो उनको लेकर के मध्य प्रदेश में उनके साथ कमलनाथ ने किया था, जो कमलनाथ को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मध्य प्रदेश में हार का अकेला अगर कोई जिम्मेदार है तो कमलनाथ है। बड़े नेता का फर्ज ये होता है कि जितने भी साथी हैं उनको समेट करके चले और नहीं तो कम से कम उनके प्रति आदर सूचक और सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करे, जो कमलनाथ ने नहीं किया। अखिलेश उस चीज को भी पी करके, और अभी बहुत लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश ने इसका बदला लिया, मैं नहीं मानता। मेरा ये मानना है अखिलेश ने कोई मध्य प्रदेश का बदला उत्तर प्रदेश के इन उपचुनाव में नहीं लिया, बल्कि अखिलेश ने राहुल गांधी को समझाया कि क्यों इस समय भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की, एनडीए के उम्मीदवारों की हार जरूरी है राष्ट्रीय पैमाने पर, क्योंकि इसके बाद दूसरे चुनाव होने वाले हैं। उन सारे चुनावों को देखते हुए, राज्यों के चुनाव को, और ये खतरा अपने सर पर है विनीता जी कि मोदी जी, वो जो पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी, एक राष्ट्र एक चुनाव जैसा, एक संविधान एक चुनाव एक नारा है उनका, अगर उसको लेकर के वो चुनाव करा लेते हैं सारे देश में लोकसभा का, तो वो एक बहुत बड़ा जोल्ट होगा। उसको भी ध्यान में रखे अखिलेश यादव ने शायद राहुल गांधी को समझाया होगा कि हम लोगों को मिलकर के सारे देश में चुनाव जीतना चाहिए। और जो दो नौजवानों की जोड़ी बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग व्यंग्य में कहते हैं, दो लड़कों की जोड़ी, इस तरीके से कहते हैं जैसे कांग्रेस का पुराना पुराना जो निशान था दो बहनों की जोड़ी, उस अर्थ में वो कहते हैं। मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी की ठीक है। अखिलेश जी को मैं आज की तारीख में बहुत साधुवाद दूंगा इस समझदारी के लिए कि कम से कम उन्होंने उन लोगों की राय नहीं मानी जिन्होंने उनसे कहा कि आप अकेले चलिए, किसी का साथ मत लीजिए। उन्होंने बकायदा राहुल गांधी से मिलकर के ये 2029 या 2025 में जो संभावित लोकसभा चुनाव है उनको लेकर के उन्होंने अपनी बिसात बिछाई है और योगी आदित्यनाथ जी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी कि अगर योगी जी ये सीटें नहीं जीतते हैं एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी की, तो योगी जी को भी सत्ता से हटाया जा सकता है। इसका इशारा अखिलेश दे भी चुके हैं और जिस तरीके से उनके दोनों उप मुख्यमंत्री बिहेव कर रहे हैं उससे भी ये लगता है। तो योगी जी जान लगा करके इन चुनाव को जीतने की तो कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी अजीब खबर है जहां पर अखिलेश यादव की एंट्री होती है कि एक तरफ खुद अमित शाह और खुद मोदी जी नहीं चाहेंगे कि योगी जी ये सारी सीटें जीत जाए। इसको लेकर के अखिलेश यादव की ये रणनीति जो उन्होंने राहुल गांधी के साथ मिलकर बनाई है, मैं इसको बहुत अच्छी रणनीति मानता हूं। इसलिए नहीं कि वो समाजवादी पार्टी के हैं, मैं फिर दोहरा दूं, मेरा समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी से कोई दोस्ती दुश्मनी नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। और मैं हर बातचीत में आपसे भी कहता हूँ, कहीं भाषण देने जाता हूँ वहां भी कहता हूँ कि विपक्ष का मजबूत होना लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी निशानी है। और अब जिस तरीके से मोदी जी लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं उसके लिए तो ये बहुत जरूरी है कि विपक्ष मजबूत हो। विपक्ष, कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक नया नैरेटिव चला रही कि अखिलेश ने उत्तर प्रदेश को कांग्रेस विहीन कर दिया, उत्तर प्रदेश को कांग्रेस विहीन कर दिया। तो ये सब उनके वो खींच के बयान है जिसमें उनको अपनी हार का डर उत्तर प्रदेश में सताने लगा है। अब ये अखिलेश यादव के ऊपर है कि 10 विधानसभा सीटों पर वो किस तरीके से प्रचार करते हैं और महाराष्ट्र के उपचुनाव में किस तरीके से प्रचार करते हैं, किनको साथ लेते हैं और किनसे बिल्कुल अपने को अलग दिखाते हैं। जो कभी भारतीय जनता पार्टी एक चीज और कहेगी कि मुलायम सिंह ने तो मोदी जी को आशीर्वाद दिया था, तो अखिलेश यादव तो हमारे ही हैं, ये भी कहने की कोशिश करेगी। अब यहाँ अखिलेश जी के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो अपने परिवार के लोगों को, अपने दोस्तों को और अपने उन समर्थकों को जो अति उत्साह से भर कर के इधर उधर के बयान देते हैं वो बयान न दें और इस चुनाव में अखिलेश उत्तर प्रदेश के
एक सच्चे जनता के नेता बनकर के उभरे। तो इसलिए मैं, आपने जो सवाल पूछा, उन्होंने महिलाओं को जो साधने की कोशिश की है, इसके लिए उनको बधाई देनी चाहिए। सर इसी के साथ एक सवाल ये भी था कि बीजेपी और कांग्रेस वो भी जान रही हैं कि महिलाएं आधी आबादी बड़ी जरूरी है, लेकिन फिर वो उस लेवल पे क्यों नहीं साध पा रही हैं? आप हरियाणा के चुनाव में देखिए, परिणाम भी जब निकले, जब चुनाव की टिकट भी अनाउंस हुई, तो महिलाओं का रेशियो वहां देखिए। वहीं पर अगर जो मंत्रिमंडल बना है उसमें 2 महिलाएं हैं, दोनों ही पुराने खानदानी पॉलिटिकल परिवार वाली हैं, श्रुति चौधरी और राव आरती राव जो है। तो ये इस तरह से इन्होंने ये नहीं साध कर चल रहे। और आप बाकी जितने भी बीजेपी के तमाम और राज्यों में भी देखिए, आप बताइए कोई महिला चेहरा ऐसा दिखाई नहीं देता है जिसको देख करके कहा जाए कि एक फेस सामने लाए हैं। चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, आप उत्तराखंड की बात कर लीजिए, आप अगर महाराष्ट्र में भी सरकार अभी रही उस वहां की बात कर लीजिए, महिलाओं के चेहरे कहीं नहीं दिखाई देते हैं उसमें। तो ये क्या वो नहीं जानते हैं कि उनके लिए बड़ा लॉस इसमें हो सकता है? हालांकि महिलाओं में सिर्फ मुस्लिम महिलाओं वाले मुद्दे की बात जरूर बीजेपी अक्सर करती दिखी, 3 तलाक के मामले पर, और ये दावा भी किया कि उनका बड़ा वोट उन्हें मिला। 2019 में भी ऐसी बात की उन्होंने, और उससे पहले जब इस एजेंडे की बात करे थे तो 14 में भी ऐसी बातें की। तो ये क्या नहीं जानते कि महिलाओं के लिए जरूरी है ये, मतलब उनके पार्टी के लिए महिलाएं जरूरी हैं? आगे नहीं आती हैं, बात सब कर रहे हैं, सिर्फ अखिलेश यादव इसको आगे लीड करे, वो क्यों नहीं कर रहे? सर सवाल ये है। विनीता जी, इस सवाल के उत्तर में कुछ ऐसी बातें हैं जो कुछ लोगों को बुरी लग सकती हैं। जैसे आपने जी कांग्रेस की बात की, कांग्रेस ने कहा, प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूँ। लेकिन कांग्रेस ने ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए कहा 40% सीटें हम महिलाओं को देंगे, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए कहा। उस समय बहुत सारी जगहों के चुनाव हो रहे थे, मेनका गांधी ने उसको कहीं भी लागू नहीं किया, कहीं भी। तो पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है कि ये समझे कि आपने ये खाली एक गिमिक छोड़ा है, आपका विश्वास इस नारे के ऊपर नहीं है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में महिलाओं ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, मतलब प्रियंका गांधी ने लड़कियों ने भी कहीं छोड़, लागू नहीं किया, कहीं लागू नहीं किया इसको? कहीं लागू नहीं किया। कहाँ लागू किया? उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए। क्यों भाई? 40% टिकट आप सिर्फ उत्तर प्रदेश में क्यों देंगे? पंजाब में जी। क्यों नहीं देंगे? कहीं आपने टिकट नहीं दिए किसी प्रदेश में। आपने इसको हम्म। सिद्धांत नहीं बनाया, तो फिर लोग तो ये मान लेते हैं नहीं कि आप बेवकूफ बना रहे हैं। देखिए, पब्लिक बेवकूफ नहीं है। ये जो छोटा सा यंत्र है मोबाइल, हम जब आप बात कर रहे हैं, अभी आपके बाद में इसके ऊपर फौरन लगाऊंगा लेबनान के अंग्रेजी चैनल या इसराइल के अंग्रेजी चैनल मेरे मोबाइल में आ जाएंगे। मैं देख लूंगा वहां क्या हो रहा है, उन लोगों का क्या कहना है, कितनी जो इसराइल दावा कर रहा है, जो लेबनान दावा कर रहा है इसराइल के ऊपर अटैक का, उसमें कितनी सच्चाई है। 3 चैनल 4 चैनल आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। अल बिल्कुल सर। जजीरा आप देखेंगे, पता चल जाएगा। तो मेरा सिर्फ कहना है कि पब्लिक के हाथ में जहाँ इंफॉर्मेशन के सारे सोर्सेस हैं, ये नेता ही नहीं समझते हैं। ये सोचते हैं हम जो कहेंगे लोग उसको मान लेंगे। अब वो स्थिति नहीं है। अब लोग देखते हैं, नॉलेज भले ही ना हो, लेकिन इंफॉर्मेशन तो उनके पास होती है, और 4 जगह की इंफॉर्मेशन लेके वो सत्य निकाल देते हैं। प्रियंका जी की क्या का ये दांव उनके लिए उल्टा पड़ गया। उत्तर प्रदेश में भी उल्टा पड़ा, बाकी जगह भी उल्टा पड़ा। अब जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में एक चीज समझ लीजिए कि मैं बार बार कहता हूं कि हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी के जाल में फंस के ओवर कॉन्फिडेंस में हारी। जीती हुई बाजी कैसे हारी जाती है, ये कांग्रेस ने हरियाणा में बताया। और उसी को लोग सावधानी से कह रहे हैं कि यही अगर महाराष्ट्र में हुआ, जो कि होता लग नहीं रहा है। लेकिन आज अबू आजमी ने जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी के, उन्होंने कहा है कि आप सीटें डिक्लेयर करने में इतनी देर कर रहे हैं और हमको 5 सीट भी नहीं बता रहे हैं, तो ये हमारे लिए हरियाणा जैसा होगा। ये उनको नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कह करके अपना गुस्सा और अपना दर्द बताया कि जब आप चुनाव में जाते हैं तो हर एक को साथ लेना चाहिए। अगर आप साथ नहीं देते हैं तो आप चुनाव हारने के रास्ते पे चले जाते हैं। और ये जो छोटे दल होते हैं, जैसे मैं महाराष्ट्र में अखिलेश यादव की बात कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की, ये लोग अगर 5% 2% भी वोट काट दें उन जगहों पर, तो आपकी उतनी सीटें कम हो जाती, बल्कि डबल कम हो जाती हैं। 5 तो वो जी कम होती बिल्कुल। हैं जिसको वो जीतने वाले हैं, और 5 दूसरे को जिता देते हैं। 10 सीटों के ऊपर फर्क पड़ जाता है। यही महाविकास अघाड़ी को या राहुल गांधी को
या अखिलेश जी को समझने की जरूरत है। अब जैसे सारे लोग ममता बनर्जी को किनारे किए हुए हैं, अब इन सारे चुनाव में इसमें जो इंडिया गठबंधन है, इनके सारे नेताओं को, राहुल गांधी को चाहिए कि वो एक साथ सबको लेकर के और महाराष्ट्र के चुनाव में सबका चेहरा दिखाएं कि वो गए हैं वहां प्रचार करने। और वहां तो शरद यादव और शरद पवार जी, माफ कीजिएगा, शरद पवार जी बैठे हुए हैं। शरद पवार जी ने बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन खत्म किए, कम से कम 85 सीटें दे दी, जो भारतीय जनता पार्टी अभी तक नहीं कर पाई है। अगर भारतीय जनता पार्टी 85 सीटें तीनों को दे देती, कांग्रेस और ये उद्धव ठाकरे के मुकाबले उसी तरीके से, तो फिर मजा आता। लेकिन वो अजित पवार को 85 दे नहीं सकते। अजित पवार के मुकाबले उन्हीं के भतीजे को शरद पवार ने खड़ा कर दिया। तो महाराष्ट्र का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। पर हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव जी की। यहाँ पर अखिलेश यादव जी के नेता बन के उभरने का एक दूसरा रास्ता और है। उत्तर प्रदेश में तो है ही है, पर महाराष्ट्र में भी अगर वो ये लाइन लेते हैं कि हम सब मिलकर चुनाव प्रचार करेंगे, हम सब जो इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं, तो अखिलेश यादव का एक राष्ट्रीय स्वरूप निखरेगा जो अभी तक नहीं निखरा है। दूसरी, आप पूछें या नहीं पूछें, लेकिन मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव के सामने एक चुनौती और है इन उपचुनावों के बाद, कि अगर अखिलेश यादव देश में नहीं घूमते हैं तो उनके नौजवान चेहरे का फिर कोई मतलब रह नहीं जाता है। इस समय देश में नौजवान जिनकी तरफ आकर्षित होंगे कितने लोग हैं? यही 4-5 लोग तो हैं जो दिखाई देते हैं। राहुल गांधी, लेकिन लोकसभा चुनाव से अगर देखें तो काफी राज्यों में गए हैं वो इस दौरान, जम्मू कश्मीर। आप बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन राज्यों में जाना एक चीज है, राज्यों में संगठन बनाना दूसरी चीज है। अब मैं आपको, आपके जरिए मैं अखिलेश यादव को एक खबर पहुंचाना चाहता हूँ। अखिलेश यादव ने जम्मू कश्मीर में बीजेपी के सारे उम्मीदवार उतार दिए। वो लोग जो बीजेपी से जुड़े हुए थे, उन्हीं सारे लोगों को, जो बीजेपी समर्थित चैनल है रिपब्लिक भारत, उसको लेके साथ घूम रहे थे, सारे बीजेपी के लोगों को उन्होंने अपना कैंडिडेट बनाया। उन्होंने अपने नए लोगों को कैंडिडेट बनाया ही नहीं। अब ये उन्होंने अभी जम्मू कश्मीर में किया, तो उन्होंने, हालांकि उनके कैंडिडेट को कहीं 100, कहीं 200, कहीं 300 आए, लेकिन वो 200-300 तो उन्होंने काटे फारूक अब्दुल्ला के ही वोट ना। तो मेरा ये कहना है कि ये अखिलेश यादव को अपना जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क है वो थोड़ा दुरुस्त करना पड़ेगा, ताकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में उन्होंने जिनको अध्यक्ष बनाया, जिनको जिम्मेदारी सौंपी, उन्होंने कैसे उनकी आंखों में धूल झोंक करके सारे बीजेपी के लोगों को टिकट दे दिया। ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सारे बीजेपी के लोगों को। एक आध कोई बाजीवे हो तो हो, उसको भी 200 वोट नहीं मिले। तो ये अखिलेश यादव को सोचना चाहिए, अगर वहां सही ढंग से चुनाव लड़ते तो उनको 6% वोट आ जाता, उनकी राज्य की जो मान्यता प्राप्त पार्टी हो जाती, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो ये अखिलेश जी की दिक्कत है कि उनको जो इंफॉर्मेशन सोर्स तैयार करने चाहिए ग्राउंड लेवल पर, वो उनके पास नहीं है। और ऐसे ही लोगों को उन्हें अपने आसपास भी रखना चाहिए जो इन सारी चीजों का जवाब दे, न कि किसी और के हाथ में। अब जम्मू कश्मीर में जो इनके समाजवादी पार्टी का प्रभारी है, उसी ने उनको धोखा दिया, उसी ने बीजेपी के लोगों की सीट लेके आई। अब कह रहे हैं कि नहीं, अब बदलो सारे लोगों को। तो नुकसान जब हो जाता है उसके बाद उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो अखिलेश जी बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजों की कमी है जो उन्हें दूर करनी चाहिए। और महाराष्ट्र उनके सामने और उत्तर प्रदेश दोनों में, क्योंकि चुनाव प्रचार एक ही साथ होगा, रिजल्ट भी एक ही साथ आएगा, तो उनको समन्वय करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के साथ वो महाराष्ट्र में भी दिखाई दे, और महाराष्ट्र में सारे लोगों को साथ लेके चलते हुए दिखाई दे, तो उनका राष्ट्रीय चेहरा शायद ज्यादा अच्छी तरह निखर के आएगा। बिल्कुल सर, एक राजनेता को अपना बिल्कुल 360 डिग्री के लेवल पर हर तरह की चुनौतियों का और समीकरण का ध्यान रख करके अपनी रणनीति बनानी होती है। उसमें से कई अच्छी बातें और कई खामियां जिसका जिक्र आपने किया है, ये पार्टियां करे ना करें ये इनकी प्रॉब्लम है। हमारा काम तो आलोचना करना है, या किसी ने सही किया तो उसकी तारीफ कर देना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच एन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।